हेलो, नमस्कार साथियों। मैं राकेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप ट्रिक्स क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल का नाम है टॉप ट्रिक्स क्लासेज और इस टॉप ट्रिक्स क्लासेज में आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स के बारे में मैं आपकी चर्चा करता रहूंगा। लेकिन ट्रिक्स से ज्यादा जरूरी है कंसेप्ट और उन कंसेप्टों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो साथियों, आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं उस बिंदु के बारे में घातांक और करणी, इसमें मैंने 2 लेक्चर आपको इससे पहले उपलब्ध करवाए। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और उसी कड़ी में जोड़ते हुए आगे आज फिर से मैं तीसरा लेक्चर उसके लिए आपके लिए लेके आया हूं, जिस लेक्चर को आप पढ़ेंगे और अच्छा भी आपको लगेगा, मैं ये उम्मीद करूंगा। तो साथियों, ज्यादा वक्त न गवाएं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूं कि आप अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो मैथमेटिक्स है उसके सारे लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे उपलब्ध हो सके। बिना कोई चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ना कोई पेड कोर्स लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस पे मिलेगा। लेकिन आपको इस पे बस करना यह है कि अगर क्लास अच्छी लगे लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखने के बाद ये डिसीजन लीजिएगा कि अच्छी थी तो लाइक कीजिएगा और लाइक के साथ शेयर भी कीजिएगा ज्यादा लोगों को, ताकि आप हमसे जुड़े और हम आपको जो ये कर रहे हैं मेहनत उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो आपको सभी को पता है कि हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, घातांक और करणी के बारे में। और घातांक और करणी का जो हमारा बिंदु था उस बिंदु पर हम चर्चा करते हुए बहुत आगे तक, यानी कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और ये जरूरी क्यों है कि आपको क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, ये क्यों जरूरी है जानना, ठीक है। इसलिए जरूरी है ये जानना, मैं आपको बता दूं, ये इसलिए जरूरी है, ठीक है। पीछे का पढ़ा हुआ अगर आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो जो भी नया है वो भी समझ पाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि घातांक और करणी में सबसे पहले मैंने आपको बताया था घातांक क्या होती है, घातांक के नियम क्या होते हैं, करणी क्या होती है और करणी के नियम क्या होते हैं। साथ ही करणी कितने प्रकार की होती है और करणी के कोई जो हम कह सकते हैं कि मुख्य जो परिणाम है उनके बारे में भी हमने बात किया था, कि जिसमें पूरी राशि करणीगत हो, वो पहला इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा था। आज जो करणी से जुड़े हुए बाकी जितने भी कंसेप्ट है जिनके माध्यम से आपके सवाल बन सकते हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगा और अच्छे कंसेप्ट और अच्छे एक बेसिक से लेके चलूंगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस बिंदु को या इस चीज को आपको नहीं पढ़ा है तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आएगी, बशर्ते आपको धैर्य पूर्वक जुड़े रहना है और अंत तक क्लास को जरूर देखना है। आपको मैं ये वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझ में भी आएगा, और जो आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे उस समय आपको बिल्कुल मेरी एक एक कही बातें आपको याद रहेगी। तो आइए अब अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं, करणी के अगले बिंदु के बारे में। और इस बिंदु में हम पढ़ने वाले हैं करणी के सबसे पहले योग और अंतर, उसके बाद पढ़ने वाले गुणा और भाग, उसके बाद हम पढ़ने वाले करणी का परिमेयकरण पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले की जो अपरिमेय संख्या, अर्थात मैंने आपको बताया भी था करणी एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो करणी अपरिमेय संख्या होती है और आपको पता है कि जब इसका मूल मान हमें ज्ञात करना हो तो जो हम इसके लिए सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, वो है करणी। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, आप वो देखेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आपको मैं बताऊं कि अगला जो नियम है वो पढ़ने वाले हैं, फिर करणियों की तुलना भी पढ़ेंगे और अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना भी आज को मैं सिखाऊंगा। उसके बाद इससे जो अगली क्लास आएगी वो इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद और बेहतरीन मैं आपके लिए बिंदु लेके आऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। बात करते हैं करणियों से संबंधित योग और अंतर के नियम। पहला नियम बात कर रहे हैं, पहला इससे पहले पढ़ा है हमने, इसके बाद हम दूसरा नियम की बात करते हैं। तो देखो, योग और अंतर की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, योग और अंतर की। जोड़ और बाकी आप सभी जानते हैं, लेकिन 2 और 2 बोला जाए तो 4 होता है, लेकिन मेरे भाई यहां पे √2 और √2 वो क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ कि कब आप इन करणी संख्याओं को जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं और कब नहीं जोड़ सकते, वो विशेष बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बात करते हैं कि करणी के योग और अंतर के बारे में मैं बात करूं तो करणी के योग और अंतर में एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, और वो विशेष बात क्या है कि आपकी जो करणी राशि है वो क्या होनी चाहिए, सजातीय। और मैंने बताया था करणी के 2 प्रकार, सजातीय और विजातीय। सजातीय आप जानते हैं कि सजातीय होता क्या है, सजातीय वो होता है जिसमें करणीगत संख्या और करणी की घात दोनों ही समान हो, तो वो होती है सजातीय राशियां। कैसे, जैसे मैं कहूं कि यहां पे √2 और यहां पे भी √2, दोनों एक सजातीय राशि है, दोनों एक सजातीय राशि है। अगर मैं आपसे कहूं कि √2 और √3 ये एक विजातीय राशि है,
क्योंकि इसमें नियम यह कहता है कि सजातीय वो होती है जिसकी कर्णिघात और कर्णिगत संख्या दोनों समान हो तो वो सजातीय होती है। समझ में आ रही है ना बात मैंने क्या कहा? सजातीय राशि क्या होती है ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छे तरीके से जोड़ और बाकी को आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये बात यहां तक समझ में आ गई। एक और बात आपने पढ़ी होगी कि जब आप बीजगणित पढ़ते हैं या आप उसमें जब इसमें शुरुआत करते हैं तो बीजगणित में हमें जोड़ के लिए सीखा जाता है कि कैसे हम बीजगणितीय चरों का योग करते हैं। तो मेरे भाई वेरिएबल्स का, चरों का जब योग किया जाता है तो चरों में एक बात विशेष देखनी रहती है कि समान चर और समान घात के चर होते हैं तो ही हम उसमें जोड़ सकते हैं। कैसे? मैं आपको पहले जो इसका बेसिक ज्ञान है वो अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सवाल कर पाएंगे। आते होंगे आपको उम्मीद है, लेकिन और बेहतर चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे x, देखो जैसे मेरे पास x और x में यदि मैं x स्क्वायर के लिए जोड़ने के लिए कहूं तो मेरे भाई ये बिल्कुल इसी का परिणाम होगा, इसमें अब हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि मैं कहूं कि x और इसमें भी आपको x जोड़ के बताइए तो ये हो जाएगा 2x या 2x हम इसको कह सकते हैं। अगर आपसे x में y जोड़ने के लिए कहे तो मेरे भाई दोनों है जो एक विजातीय भी कह सकते हैं, अर्थात ये जो चर है वो अलग है और ये अलग है तो ये x y ही होगा। उसी प्रकार अगर √2 और √3 को जोड़ने के लिए बोला जाए तो ये बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही इसका फाइनल योग होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो ही लाइक कीजिएगा। मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा ये। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब इनके योग पर कि सजातीय करणियों का अगर आपको योग करना हो तो अब हमें क्या क्या काम करने हैं वो देखो। ठीक है, सजातीय करणी आप समझ गए, जो जो बातें विशेष ध्यान रखनी वो आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब यहां पे देखो कि कौन सी तो सजातीय और कौन सी विजातीय। देखो यहां मैं क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां मैं यूं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके पास जब ये संख्या इस तरीके से लिखी हुई है ना तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि जो दी गई संख्या है उसमें 5, अगर इसके जो ये घुंडी वाला निशान था उसके अंदर होता तो करने की घात 5 होती, लेकिन ये बाहर है, अर्थात हम जानते हैं कि 5x में 5 जो है x का गुणांक है या गुणा है, तो हमारे पास ये √2 का ये 5 क्या है? गुणांक है। तो आप इसको सजातीय और विजातीय में तो ले ही नहीं सकते, आपको विशेष ध्यान रखना है इस घात पर और इसके अंदर जो लिखी हुई संख्या है उस पर। तो अब यहाँ पे ये 5 इसके गुणांक में ध्यान रखना, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी है? 2 और इसकी घात कितनी है? 2। इसके अंदर कर्णिगत संख्या 2 और ये 2, यानी कि ये दोनों सजातीय राशि है। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे कि सजातीय राशियों का योग करें तो ये 5 √2, ये 3 सॉरी यहाँ पे 2 है ना, ठीक है यहाँ पे 2 है। देखो तो यहां पे हमारे पास ये 2 है तो ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना होता है? 8 √2। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपसे अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी के बाद अगली बात करें कि दूसरे सवाल पर क्या देखने वाले। बात सबसे पहले अगर योग की बात करें तो वही संख्या जुड़ेगी जो सजाती है, अर्थात ये भी देखो सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं। ऐड कर देते हैं, गुणांक को ऐड करते हैं तो हमें इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है और जो करणीय संख्या है वो कितनी है? 5 है। भाई कितनी है? 5 है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें इसके अंदर कितना आ जाएगा? 5, और इसको जब ऐड कर लेते हैं तो 1 और 2 कितना होता है? 3, और 3 कितना हो गया? 6, यानी कि 6 √5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई यहां तक बात? चलिए अगले की बात करें तो यहां पे देखो योग हो रहा था, यहां कुछ और परिवर्तन हुआ, यहां योग के साथ घटाव भी हो गया, घटाना भी हो गया, अंतर भी हो गया। तो यहां पे ध्यान रखना है बस चिन्हों का और करणी जो सजातीय राशि है उसके बारे में। यहां देखो करणी की घात 3 और अंदर 7, यहां करणी की घात 3 और अंदर 7, यहां करणी की घात 3 और अंदर 7, यानी कि सजातीय राशि है तो इसका जोड़ सीधे से कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। अब विशेष बात ध्यान रखना है कि जब आपको इस तरीके से कोई संख्या जोड़नी हो, इस तरीके से हल करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस वाली संख्या को पहले ऐड कर लो और जितना माइनस है उसको ऐड करके घटा दो। ठीक है, तो यहां देखो यहां पे ये प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है, तो 12 और 6 कितना हो गया? 18। तो देखो यहां लिख सकते हैं हम 18 √7, क्यूब रूट है ये, है ना। उसके बाद में यहां पे माइनस है 5 क्यूब रूट कितना है? 7। अब आपको बहुत अच्छे से घटा सकते हैं, 18 में से 5 गए तो कितना जाएगा? 13 √7। देखो विशेष बात ध्यान रखना कि इसके साथ साइन वही आएगा जो बड़ी वाली संख्या है उसके साथ, तो बड़ा ये है, इसके साथ प्लस का साइन है तो ये भी प्लस में होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला सवाल है जो बहुत अच्छा मैंने लिया है, और वो क्यों लिया है, इसका मेन पर्पज क्या है, ये देखो कि ये सवाल लेने का मेरा क्या पर्पज था। तो देखो इसमें आपको देखने पर ऐसा लग रहा होगा
कि ये जो दिया है ना वो विजातीय है ना, लेकिन आपको अब इस करनी का सरल रूप भी आना चाहिए। करनी का सरल रूप आएगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखो यहां पे मैं बात कर लूं कि मेरे पास इस करनी का सरल रूप बनाऊं तो मेरे पास इस सजातीय में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे आपको मैंने सिखाया था मेरे भाई कि 4 है, ठीक है, ये 4 है, देखो मैं इसको दूसरे पेन से ले लूं, ये 4 है और 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इसी को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2। जो हमने करनी जो घातांक संख्या जो घातांक नियम था उनमें इनको पढ़ा था, वही नियम यहां काम आएंगे। तो मैं इसलिए कहूंगा कि पहले वाले दोनों लेक्चरों को देखिए, तीसरा लेक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि पहले वाले लेक्चरों को देखो, ये अच्छी चीजें समझ में आएगी। देखो यहां पे क्या है, यहां 4 अंदर है, तो आप इसको सबसे पहले तो इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां 8 है, 8 को आप इसको एक बार और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, यानी कि 2 की घात कितनी हो गई भाई 3। तो यहां आप लिख सकते हैं इसकी जो अंदर की ये जो करनी घात है वो तो कितनी है 6, कितनी है भाई 6 है, ठीक है। तो ये इसको 6 लिख दो। उसके बाद यहां अंदर है कितना 8, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। उसके बाद 16 है, तो बढ़ती चल रही है, 4 में 2 घात थी, 8 में 3 थी, तो 16 में 4 हो जाएगी। उसके बाद यहां आपको इस तरीके से लिखना है 8 और इसके अंदर कितना हो जाएगा 2 की घात 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाले में परिवर्तन करना ही नहीं है, जो है वैसे के वैसे लिखना है। तो यहां आपको देखो ये सरल रूप है, यहां इस तरीके से आ गया। अब इसका और थोड़ा सा सरल रूप क्या होगा, कैसे होगा, उसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा भाई, कि उसको समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या रखना है आपको, कि आपको एक नियम मैंने पढ़ाया था, एक नियम मैंने सिखाने का प्रयास किया था आपको, कि आप जब इस तरीके से आपको कोई चीज लिखी हुई हो तो यहां पे आप उसको लिख सकते हैं भाई a की पावर 1/n। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिखाया था घात जो करने के नियम थे उनमें एक नियम ये आएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि भाई मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 2 और इसके ब्रैकेट के बाहर इसकी घात जो यहां है वो बटे में चले जाएगी 1/4। थोड़ा सा इसको सही सही लिख देता हूं मैं भाई, ठीक है, ये हो जाएगी 1/4। उसके बाद में यहां पे प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद में यहां पे देखो ये प्लस का साइन हो गया। उसके बाद यहां लिख दो कि आपके पास 2 की पावर 3 है और इसके बाहर आपके पास हो जाएगा 1/6। उसके बाद यहां पे 2 की पावर 4 है, उसके बाद बाहर हो जाएगा 1/8। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ ही यहाँ पे जो है उसको आप रहने दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सरल रूप में है, इसमें चेंज करना ही नहीं है, तो आपको इसको ऐसे कैसे रहने दो। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि इतना समझ में आने के बाद आपने सीखा होगा कि जब करनी के मैंने घातांक नियम पढ़ाया था तो यहां इस तरीके से हो और बाहर हमारे पास इस तरीके से हो, तो ये होता है इसका सरल रूप क्या होता है भाई a की पावर nm, क्योंकि ये आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर बाहर वाले गुणा हो जाते हैं। सिखाया था ना मैंने। चलिए इतना समझ में आने के बाद आपको पता है कि जब गुणा में होंगे तो कोई संख्या इस तरीके से गुणा होगी तो वो एक दूसरे से कटेगी कि नहीं कटेगी भाई, कटेगी। तो यहां पे हम यहां से कह सकते हैं कि ये कितनी बार कट गया 2 बार, ये कितनी बार कट गया 2 बार, और ये कितनी बार कट गया 2 बार। तो आपको अब इसका सरल रूप आ गया कि 1/2 है ना, तो इसकी पावर भी मैं आपको समझा दूं तो क्या आपको अच्छा सा ये जो आपको अगर इसको समझ गए ना आप, तो ये वाली चीजें और समझ में आ जाएगी कि आप इसको क्या लिखें। तो आपको देखो यहां पे मैं सिखाने का प्रयास करूं तो यहां पे हम इस तरीके से कह सकते हैं इसको, यहां पे 2 की पावर 1/2 भी इसको कह सकते हैं। तो बिल्कुल सभी एक जैसी करनी की आपको दिख रहे होंगे और समझ में आ गए होंगे कि है। तो अब देखो क्या करना है, यहां पे आप इसको लिखेंगे √2 की पावर, यहां पे देखो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, और यहां माइनस है, इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं भाई, और इसके बाद यहां भी इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। सभी सजातीय करनी में बदल दिया कि नहीं हमने। अब सजातीय करनी में हमने बदल दिया, अगर यहां पे देखना जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है देखो। इसके बाद अब आपको देखो ये एक बार प्लस में है, देखो ये एक बार प्लस में है, 2 बार प्लस में और 3 बार है, यानी कि 3 हम यहां पे लिख सकते हैं भाई। इस पेन से तो आपको दिखेगा नहीं, यहां पे देखो, यहां पे इससे लिख देते हैं, यहां पे ये अब हो गया 3, यहां पे ये इस तरीके से आ गया, और माइनस एक बार करना है आपको, एक बार, ठीक है, एक बार आपको इसको घटाना है।
तो अब आपके पास बच जाएगा कितना, ये 2√2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा सरल रूप में बना लो, आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ऐसे और भी सवाल लेके आऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए योग अंतर की अगली श्रृंखला में चलते हैं। अगला जो देखो, यहाँ पे कितना प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ भी कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा करनी को अगर सरल करना आ गया ना तो सजाते करनी है कि नहीं ये पता लग जाता है। अब यहाँ पे एक और बेहतरीन नियम काम आएगा। जब मैंने करनी में नियम पढ़ाए, ऐसा लग रहा था कि ये क्या काम आएगा, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो बहुत काम आएगा। क्योंकि जो नियम होते हैं ना वो कभी भी डायरेक्ट काम नहीं आते, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम आ जाते हैं। तो वही आप यहाँ पे सीखने वाले। देखो जब इसको 50 को आप एक बार दिमाग में सोचेंगे कि यार 50 को मैं सरल कैसे बनाऊं, तो आप इसके गुणनखंड करेंगे ना, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग दे के देखते हैं, उसके बाद 3 से देखते हैं, 5 से, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इस पे देखें 2 का भाग अगर दिया तो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं कि थोड़ा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं 25 × 2 यानी 50 होगा कि नहीं होगा। इसको भी मैं 2 का अगर भाग दूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 का भाग दिया तो 49 × 2। यहां तक बात समझ में आ रही है। और इसके बाद इसको अगर मैं दूं तो मेरे पास ये देखो 2 का मैंने यहां पे भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 36 × 2। अब मेरे भाई एक नियम याद करो जो मैंने पढ़ाया। कौन सा नियम पढ़ाया था? वो नियम इस तरीके से था कि आप जब यहां पे इस तरीके से आपको कोई चीज दिखाई देगी, इस तरीके से जब आपको कोई चीज दिखाई देगी, यहां थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं इससे अच्छा लगे आपको। यहां पे जब आपके पास कोई चीज इस तरीके से दिखाई देगी तो आप उसको कैसे सरल रूप में लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं a, यहां पे इस तरीके से। अर्थात ये 25 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां पे जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो वर्गमूल में कितना आ जाएगा भाई, बाहर 5। कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। बाहर कितना आ जाएगा, 5। तो यहां ये 5 आ गया, अंदर बच गया मेरे पास √2। यहां पे मेरे पास 7 बाहर आ जाएगा, यहां बच जाएगा मेरे पास √2। यहां पे मेरे पास 6 बाहर आ जाएगा, यहां बच जाएगा √2। अब बहुत आसान तरीके से सवाल बन चुका है। पिछले जो मैंने तरीके बताए वो है कि 7 और 5 12 और 6 18, यानी कि 18√2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। बेहतर तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया। यहां भी बिल्कुल इसी के जैसे का जैसा सवाल है, मैं इसके तरीके को बताता हूं, आप अपनी पेन कॉपी से इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहां पे 2 का भाग तो नहीं जा रहा है तो 3 का प्रयास कीजिए भाई, कहीं ना कहीं आपको इस रूप में लानी है संख्या। ये इस तरीके से जरूर आने दिखाई देगी आपको, इस रूप में दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पे 3 का भाग दे तो 25 3 75 होता है कि नहीं होता है भाई? तो 25 3 75 होता है, तो 25 × 3 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसको भी आप देखें तो 3 का भाग दे तो 3 3 9 और यहां पे बच गया कितना, 1 18 3 6 18, यानी कि ये कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 36 × 3 हो गया। उसके बाद में यहां पे ये माइनस का साइन है और उसके बाद इसमें भी अब भाग दे तो 3 चौके 12, यानी कि ये कितना हो गया 49 × 3। अब आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 हो जाएगा। इसके अंदर जब देखते हैं तो यहाँ 6 बाहर आ जाएगा, अंदर 3 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 7 बाहर आ जाएगा। नियम मैंने सिखाए हैं, क्यों आया कैसे आया वो आपको पता है कि ये वाला नियम यहाँ पे काम करता है। इसके बाद यहाँ पे अब देखो कि जो प्लस प्लस वाली संख्या है उनको ऐड कर लो, माइनस वाले को निकाल दो। तो 5 और 6 कितना हो गया, 11√3 हो गया। ठीक है, उसके बाद -7√3 आप कर दें तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई, 4√3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जब यहां तक क्लियर है तो अगले वाले प्रश्नों के बारे में, या अगला जो कंसेप्ट अपना आएगा मेरे भाई, योग अंतर पढ़ा, अब आएंगे गुणा और भाग के ऊपर। इस पे आ रहे हैं गुणा और भाग पर। तो देखो गुणा और भाग पर आप आ गए तो समझने का प्रयास कीजिए कि गुणा और भाग में भी एक विशेष बात ध्यान रखनी। जिस तरीके से योग और अंतर में मैंने विशेष बात बताई, वो विशेष बात बहुत काम करती है और यहां भी गुणा और भाग में बहुत काम करेगी। लेकिन आपको धैर्य रखना है, सरलता का ऐसा सोचकर चले जाओगे तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि अब एग्जाम के पैटर्न कुछ ऐसे होते जा रहे हैं। आपको बहुत बार कभी तो इतना डिफिकल्ट पेपर दे दिया जाता है कि आप भौंकना चाहते हैं, क्योंकि आपने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं किए होते हैं।
एक बार ऐसा आ जाता है कि बहुत इजी आ जाता है, आप बहुत टफ में घुसे जाते हैं और आप जब वो इजी इजी आते हैं, अरे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, हटाते चलते हैं, और जब एग्जाम में वही पर्सन देखने को मिलते हैं तो बहुत ऐसे कपकपी लग जाती है कि यार उसको पढ़ लेते तो अच्छा रहता। तो जो पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल बेसिक से पहले, यानी कि लो लेवल से भी पढ़ो, उसको मिड लेवल से पढ़ो और हाई लेवल से भी पढ़ो, तीनों लेवल को मेंटेन करके चलो, एग्जाम में अच्छा पेपर होगा। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं कि गुणा और भाग में क्या ध्यान रखना है। गुणा और भाग में विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि जब गुणा हम करें ना, गुणा हम करें तो उसमें उसकी करनी घात है ना वो समान होनी चाहिए। कैसे, देखो समझाने का प्रयास करता हूं कि करनी घात क्या है। जब इस तरीके से हमारे पास ये √2 है और ये √3 है, तो आपके पास इसमें देखो कि इसकी करनी घात समान है। एक नियम मैंने आपको बताया था, घातांक में भी बताया था कि जब आप इसको इस तरीके से आपको कोई संख्या दिखाई देगी, घातांक नियम में भी मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया था कि घातें समान हो तो डायरेक्टली आप कहेंगे कि ए बी और सी की पावर कितनी होगी, n। ए और ए बी सी की पावर कितनी होगी, n। और इसी प्रकार एक और नियम यहां पे सीख लो कि अगर आपके पास इस तरीके से आपके पास n, ठीक है, ये a है, उसके बाद यहां पे हमारे पास सेम पावर की ही बात करें करने की पावर, तो यहां पे हमारे पास b है और यहां पे भी हम सेम पावर की बात करें तो यहां पे हमारे पास c है, तो इसको हम फाइनली कहेंगे कि यहां पे एक पावर n आ जाएगी और a b और c यहां अंदर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि करने की जो घात है ना वो समान हो तो अंदर के वेरिएबल्स कुछ भी हो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि यहां पे देखो ये 3 है इसकी पावर और ये a है, यहां पे इसकी पावर क्या है, b है और इसकी पावर 2 है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें आपको इसको हल नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि a और b को आप जब गुणा करेंगे तो इसकी पावर अलग अलग आएगी और अलग आएगी, तो ऐसा कोई नियम आपने पढ़ा नहीं है कि जो उससे सोल्व हो चुके। तो आपको इसमें भी विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप उसकी घात जो करनी घात है उस पर ध्यान देंगे। तो अब इतनी बातें आपको समझ में आई तो सवालों को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नियम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। तो देखिएगा वही काम है कि मैंने ये वाला रूप इसको दिखाया, क्योंकि इसकी भी करनी घात 2, इसकी भी करनी घात 2 और इसकी भी करनी घात 2, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से लिखो और उसके बाद इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, यानी 7 पंजे 35 और 3 को फिर गुणा करें तो 105। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियरली है ना, समझ में आया होगा कि फाइनल आंसर क्या हो गया, √105 हो गया। इसमें भी वही नियम है, करनी घात समान है तो बस सीधा सा ये वाला साइन बनाओ, अंदर आपके पास 3 रखो, 5 दूने 10 और 10 को 4 से गुणा किया तो 40, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले प्रश्नों की तरफ चलते। देखो भाई बेसिक से पढ़ोगे तो हाई लेवल तो बहुत ही चीजें समझ में आएगा, क्योंकि हाई लेवल होता कुछ नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते कुछ नहीं है, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ डाल दिए जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि बहुत टफ है। लेकिन अगर दोनों नियम आपको आते हैं, तीनों नियम आपको आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको उसको टुकड़ों में बांट बांट के हल होता है और वो अच्छे से समझ में आता है। समझ में आई ये बात। चलिए यहां बात कर लेते हैं भाग का, तो वही नियम काम करेगा। और यहां पे बात कर लेते हैं कि करनी घात की, क्योंकि आपने जब पढ़ा था एक नियम इस तरीके से आपने पढ़ा था कि इसकी पावर n और इसकी पावर आपके पास nb यहां है, तो क्या मेरे भाई इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, और इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये इस रूप में है और ये इस रूप में है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप बिल्कुल एक वाले इस करनी घात में लेकर के 15/3, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 यानी कि √5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। हाँ समझ में आ गई, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये वाले सवाल आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न आप खुद करेंगे, इस प्रश्न को आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के और अगला प्रश्न आप खुद बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप खुद बनाएंगे भाई। देखो अगला प्रश्न भी बहुत इजी है, जो आपने इसका फाइनल आंसर क्या है, 3 का भाग इसमें लगा तो यहाँ पे √5 आ गया। उसी प्रकार 7 का भाग दे दो, क्योंकि सबसे पहले करनी घात को देखो, इसकी करनी घात 3, इसकी 3, तो 7 चौके 28, तो यानी कि करनी की घात 3 रहेगी और 7 चौके 28 आंसर। समझ में आ रही है बात। चलिए यहां भी बात कर लेते हैं, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि करनी की घात कितनी है 4 और अंदर 5 7 पंजे 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई है। चलिए अब एक बेहतरीन बिंदु पे आ गए हैं, और बेहतरीन बिंदु है जो प्रमेयकरण, जो ऐसा नहीं है कि इसी पे काम आएगा,
अरे भाई ये बहुत सारे चैप्टर में काम आता है। आप इसको बीजगणित में काम लेंगे, अलजेब्रा में, वहां भी काम आएगा। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में काम लेंगे, त्रिकोणमिति में, वहां भी काम आएगा। वहां पे कैसे आएगा, जब रूट साइन प्लस माइनस रूट कोस आ जाएगा, उसको आपको प्रमेयकरण करना होगा, ठीक है। रूट एक्स प्लस रूट माइनस रूट वाई आ गया, वहां भी आपको जो करनी का प्रमेयकरण करना होगा। और आपको जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें कोई भी साइड को जब प्रमेयकरण की नौबत आएगी तो वहां आपको करना पड़ेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में तो बहुत ज्यादा काम आता है ये, तो ऐसा बिंदु है उसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। चलिए, करणियों का प्रमेयकरण क्या पढ़ रहे हैं भाई, करणियों का प्रमेयकरण। और मैंने कुछ बातें भी लिखी है कि करणी का प्रमेयकरण होता क्या है। जब दो करणियों को आपस में गुणा किया जाए तो उनका जो गुणनफल आए वो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या का पिछले बिंदु में भी चर्चा किया, इसमें भी चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्या होती है एक भिन्न, एक फ्रैक्शन के बात करें और जो p बटे q के रूप में हो, a बटे b के रूप में हो सकती है, या p बटे q बोल दो, बात एक ही है। और उसमें जो हर हो, नीचे वाला q या इधर बात करें b, वो हमेशा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो नहीं है तो वो आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ रही है बात। चलिए, परिमेय संख्या है तो अब इसको प्रमेयकरण करना है, यानी कि जो पहले से करनी है और जो अप्रमेय संख्या होती है करनी। तो जब ऐसी आपस में दो करणियों का गुणा करें कि उससे निकलने वाला जो हल है, ये मान है, वो आपके क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या आनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं, करणियों का प्रमेयकरण कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। और अब जो बात को कर ले, ये और बिंदु मैंने लिखा था कि प्रमेयकारी गुणांक क्या होता है। तो जो मैंने कहा कि जब दो करणियों का आपस में गुणा किया जाए और वो परिमेय संख्या मिले, तो जिससे उसको गुणा किया गया पहले वाले को दूसरी से, तो दूसरा अपना प्रमेयकारी गुणांक होता है, प्रमेयकारी गुणांक होता है। कैसे, देखो समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा मेरे भाई कि यहाँ पे मेरे पास रूट 2 है और इसको अगर आपको, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। पहले मैं इसका थोड़ा और सरल रूप लेता हूं, फिर थोड़ा सा और टफ लेकर के इसको समझो। इसको मैंने रूट 2 से गुणा किया, समान करणीय है, और दोनों करणियों को गुणा करने के बाद आंसर क्या आता है, 2। और 2 को आपको पता है कि 2 बटे 1 लिख सकते हैं, और 2 बटे 1 लिख सकते हैं तो p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं, और p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो q का मान 0 नहीं है, यहां पे देख लीजिएगा। अर्थात ये क्या हो गई, ये हमारे पास परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया और परिमेय संख्या हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो करणी थी उसका क्या हो गया भाई, परमीयकरण हो गया। क्या हो गया, परमीयकरण हो गया। तो अब यहां तक समझ में आ रही है बात। अगर मैंने ये कोई एक संख्या थी उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया और उसके बाद इसका परमीयकरण करने के लिए कहूं तो बोलो किससे गुणा करना होगा। तो आपको पता है कि जब इसको मैं ऐसी संख्या से, ऐसी करनी संख्या से गुणा करूं या कोई संख्या से भी गुणा करना हो, कुछ से भी वेरिएबल्स की बात कर ले, तो उसको आपको ऐसी संख्या रखनी होगी जिससे गुणा करने के बाद मेरे पास जो पूरी संख्या है उसका मान क्या आ जाए, उसका मान मेरे पास परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे रूट 7 से अगर इसको गुणा कर दिया जाए तो आपके पास जो निकलने वाला है, देखो रूट 7 से रूट 7 को किया तो 7, और 5 पहले से गुणा में है, तो 5 पहले से गुणा में है तो 5 तो यहां आ जाएगा, और 7 यानी कि पूरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 35, और 35 आपके पास परिमेय संख्या है। समझ में आ रही है बात, अच्छे से आ रही है, उम्मीद है अच्छी लग रही होगी क्लास। और लग रही है तो लाइक करना नहीं भूलेगा, ये कंजूसी ना करें, लाइक तो आपको करना ही है अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, दो मैंने यहाँ पे विशेष नियमों के बारे में चर्चा की है, वो बिंदुओं के बारे में और बात कर लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है मेरा पहले वाला बिंदु, ध्यान से देखिएगा कि n रूट ए है, या n जो घात करनी की और अंदर जो है करणीगत संख्या वो a है, और उसका प्रमेयकारी गुणांक बताइए मुझे। और यहाँ पे दिया गया a की पावर 1 - 1/n। क्यों है ये, क्यों है ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये ही क्यों है, कैसे है, इसको परिमेयकारी संख्या में बदल के बताइए। अगर है तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे आपको बदलना है मेरे भाई। यहां पे मैं क्या, इसको n रूट ए को n रूट ए तो लिख ही दूंगा ना, चलो ठीक है। अब इसको मैंने क्या कहा कि परिमेयकारी गुणांक, यानी कि दो ऐसी करणियां जो आपस में गुणा होने के बाद में परिमेय में बदले, तो उसका जो दूसरा गुणा करने वाला है उसी को परिमेयकारी गुणांक कहते हैं। अर्थात इसको इससे गुणा करें तो परिमेय संख्या में मिले। अब इसको कैसे गुणा करें, तो भाई एक नियम यहां पे और लगेगा, वो नियम आपको समझना है कि a की पावर यदि 1 - 1/n है, तो यहां पे आपने सीखा होगा कि एक आधार के ऊपर अगर कोई माइनस हो रहा है इसका मतलब भाग किया होगा, क्योंकि घातांक में भाग नियम पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने, तो वो वाला लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्या मैं मेरे भाई इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, a की पावर 1, और इसको नीचे ला करके मैं a की पावर 1/n लिख सकता हूं कि नहीं।
लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। तो आपको पता है कि 1/n, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो n की जो इस तरीके से संख्या थी उसको आप इस तरीके से लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं? ये नियम याद है? तो आपको अब इसको इस रूप में बदलना है। अर्थात मैं यहां पे क्या कह सकता हूं मेरे भाई, यहाँ पे ये वाला मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा और ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि नहीं? तो इसको भी यहाँ उठा के गुणा कर दो, यहाँ पे इसको यहाँ रख दो और यहाँ आप इसको गुणा कर दो। तो आपको पता है कि दोनों सेम सेम है, गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और गुणा करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि कट गया ना, ये दूसरे पेन से काटता हूं, है ना? ऐसा लगा ही नहीं कि कटा, क्योंकि एक सेम पेन आ गया, ये कट गया, बचा क्या? a की पावर 1, और a की पावर 1 है तो उसका मान a होगा, और a अब कोई भी करनी नहीं है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गई ना बात? तो इसका ये क्या हो गया? परिमेयकरण हो गया। और परिमेयकरण हुआ किससे? इससे हुआ है, तो ये इसका क्या हो गया? परिमेयकारी गुणांक हो गया। तो डायरेक्टली रेलवे वगैरह ऐसे एग्जामों में सीधे से पूछ लिया जाता है कि बताइए n√a का जो परिमेयकारी गुणक है वो क्या होगा, या a माइनस a घात 1 माइनस 1/n किसका परिमेयकारी गुणक है। ऐसा अगर प्रश्न आपके दिमाग में आ जाए तो अच्छे से आप करेंगे। उम्मीद है ये आपसे कि आप सीख पाए होंगे। अब अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। अगला जो दिया गया इसमें वो क्या कह रहा है? देखो, वो ये इस तरीके से कह रहा है कि अगर कोई भी आपके पास a प्लस बी में हो, a प्लस बी में हो, और अगर आप इस a प्लस बी का परिमेयकारी गुणक a प्लस बी ही होता है। कैसे? अगर आपके पास मान लीजिए कभी इस तरीके से आपके कोई संख्या आ गई, इस तरीके से आपके कोई संख्या आ गई, और अब आप उसको हल करना चाहे तो इसका परिमेयकारी गुणक है जो बिल्कुल इसका उल्टा करके, या हम इसको इस तरीके से लिख करके, और यहां पे या तो ऐसी सबसे पहले ऐसी संख्या लेंगे जिसमें आपको एक विशेष नियम काम करता हो। और नियम क्या करे भाई? उसमें नियम ये काम करे कि यहां जैसे मेरे पास ये 3 है और ये 2 है, दोनों का जब मेरे पास वर्ग करके अंतर निकालूं तो 1 आए, तो उसका बिल्कुल अपोजिट साइन होता है। ये नियम भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे ये प्लस में है, और इसको अब जब गुणा करेंगे तो इसको हम किससे करेंगे? इस माइनस में था, ये प्लस में गुणा करेंगे। इसको ये करेंगे तो यहाँ पे मैंने सिखाने का प्रयास क्या किया कि a प्लस बी में है तो a माइनस बी से गुणा, a माइनस बी में है तो a प्लस बी से गुणा। आगे और चलेंगे और अच्छे से समझते हुए बढ़ेंगे। इनके प्रश्न करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए इसके कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यदि x बराबर 7 प्लस 4√3 है तो उसका 1/x ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहां पे करना क्या है? सबसे पहले जो x का मान दिया उसको 1/x में बदले भाई। 1/x में बदलने के बाद 1/x का मान क्या आ गया भाई? ये देखो, तो 1/x का मान आ गया 7 प्लस 4√3। क्या आ गया? आ तो गया, लेकिन अब आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमें इसका परिमेयकरण करना है। इसका क्या करना है भाई? परिमेयकरण करना है। और इसका परिमेयकरण आपको करना है तो अब ध्यान से सीखना कि परिमेयकरण करने के लिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि जो दी गई संख्या है ना, उसको आप ये कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं? आपको समझना यह है कि आपको a का स्क्वायर माइनस b का जब स्क्वायर करें तो दोनों का अगर योग अंतर करें तो एक आए तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? a प्लस बी। कैसे लिखा जा सकता है भाई? a प्लस बी, और इसी का गुणा क्या होता है? a माइनस बी में। अर्थात तो जो प्लस में था तो उसको डायरेक्टली माइनस करके लिख दो, वो उसका परिमेयकारी गुणांक हो जाता है। तो यहां बिल्कुल इसका देखो सरल रूप करने का प्रयास करें तो आपको पता है कि आपने सीखा भी होगा हर का परिमेयकरण करना है आपको। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे 7 माइनस 4√3 से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है, और ऊपर और नीचे जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका हर का परिमेयकरण हो जाएगा। और हर का परिमेयकरण हो जाएगा तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा भाई? देखो, अरे भाई अच्छे से चल जा। ऊपर आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 4√3, और नीचे आपके पास जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो आपके पास ये आ गया। नीचे आपके पास जब इससे आपने इसको सेम से गुणा किया तो आपको दोनों का स्क्वायर करके लिखना है, और दोनों का स्क्वायर करके लिखना है, यानी कि ये अभी इस रूप में है। अभी जो आपके पास है वो इस रूप में है, और आपको लिखना किस रूप में है? इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखना है तो 7 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? तो आपको सरलता से समझ में आएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है,
इसका स्क्वायर करें तो थोड़ा सा समझ लेना कि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और 3 √3 का 3 होता है। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 का 16 और इसका 3 और पूरा कितना 48, अर्थात इस पूरे का कितना आएगा स्क्वायर 48। तो यहां पे इसको माइनस करेंगे 48 और उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 7 - 4 √3 बटे में कितना बचा 1। ऊपर वाला जो है वैसे के वैसे आ गया। अर्थात ये जो आपके पास था तो इसका हर का प्रमेयकरण के इस रूप में लिखने का प्रयास करें तो डायरेक्टली आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को अब आगे से आप जब भी करें तो आप डायरेक्टली करेंगे कि जो x है उसका मान आपको दिया गया है और आपको उसका 1/x ज्ञात करना हो, 1/x ज्ञात करना हो तो डायरेक्टली आप लिखेंगे कि यहां जो प्लस में था वहां माइनस में, यहां माइनस में था तो प्लस में। तो यहां जो लिखा था वो x के बराबर क्या लिखा था 7 + 4 √3 ये लिखा था। तो 1/x जब भी करना हो बहुत काम आएगा, इससे सवाल भी बनेंगे डायरेक्टली। देखो यहां पे इसका हो जाएगा 7 - 4 √3। बशर्ते आपको एक नियम याद रखना है कि जब इस प्रकार संख्या दी गई हो तो इसका और इसका स्क्वायर करें, इसका और इसका स्क्वायर करके और घटाए तो हमारे पास आना कितना चाहिए 1। तो बिना हल किए डायरेक्टली चिन्ह बदलकर हम इसको लिख देंगे, जो आपको बीजगणित में भी बहुत काम करेगा। जब आपको इस तरीके से देगा ये वाली चीज देख करके ये ज्ञात करवा के भी डायरेक्टली फिर कहेगा कि इसका 1/x भी ज्ञात कर दो। तो 1/x ज्ञात करने के लिए इसको और इसको फिर जोड़ना घटाना हमारा चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के बाद जो भी नियम है उनको सारे को डिस्कस करेंगे और इस क्लास में नियमों को खत्म करने के बाद अच्छी क्लास से मैं अर्थमेटिक का भी और भी बेहतर आपके पास पेश करने वाला हूं। ये एडवांस चैप्टर है, मैं आपको अर्थमेटिक भी उपलब्ध करवाने वाला हूं जो आपको बहुत काम करेगी आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं में। देखिए बिल्कुल सेम है, वही काम है, ज्यादा ना लिख करके डायरेक्टली कहें। पहले इसको चेक कर लें कि भाई √3 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 3, 2 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 2 और दोनों का अंतर कितना है 1। तो सीधा सा डायरेक्टली 1/x बराबर क्या हो जाएगा √3 + √2, क्योंकि साइन बदल कर ही तो लिखना है, साइन बदल कर ही तो लिखना है। खत्म कहानी, हो गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बेहतर प्रश्न लेके आऊंगा, उनमें आपको और भी चीजें सिखाऊंगा कि चलो ये नियम तो ठीक है, आगे ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो उन प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। अभी हम कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पे भी देखो और भी वही जैसा ही है, डायरेक्टली हमारे पास जो ये है तो इसका हम यहाँ पे 1/x करें तो ये बटे में इस तरीके से ये प्लस में हो जाएगा। उसका जब हर का ये प्रमेयकरण करेंगे तो बढ़ करके आपको पहले ये देखना है कि यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो मेरे पास है 5 और प्लस यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर करे तो 25, 2 का स्क्वायर करे 4 और 4 को 6 से गुणा करे तो 24। तो यानी कि अंतर तो एक ही है और अंतर एक ही है तो साइन बदल करके लिख दो और साइन बदल करके लिखे तो इस तरीके से आपके पास आता है 5 + 2√6। लेकिन अब ये बटे में परिमेय संख्या नहीं है तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना है परिमेयकरण में इससे गुणा कर देना है और जो बचेगा वो आपके आंसर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली सीधे से इसमें आंसर आप ला सकते हो। कोशिश करना, कोशिश करने के बाद हल हो जाएगा और होते ही आप मुझे कमेंट करना। अगला जो है परिमेयकरण का टाइप 2 है। टाइप 2 में आपको ऐसी इस प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिलेगी जिनमें आपको बहुत अच्छे से समझना है कि मुझे इसमें करना क्या है। देखो इसमें करना क्या है, जब आपके पास ऊपर और नीचे समान जो संख्या है वो दी गई हो एक ऐसा इस प्रकार की फॉर्म में और नीचे आपको सेम दी गई हो और उसको आपको हल करना है, तो एक तो तरीका मैं आपको सिखा सकता हूं कि डायरेक्टली आप करेंगे क्या, आप a + b का होल स्क्वायर करेंगे और आपको नीचे करना है a² - b²। अब भाई ये कैसे आया, पूछना तो वाजिब बनता है कि नहीं, कैसे आया पूछोगे तो ही समझ में आएगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि a + √b, a + √b और बटे में a - √b। तो यहां पे करना क्या है भाई, यहां पे करना ऐसा है कि इसका प्रमेयकरण करना बहुत जरूरी है, तभी आपको इसका सरल रूप आएगा। तो प्रमेयकरण करने, तो प्रमेयकरण के लिए आपको भी बताया कि जब ये इस प्रकार दिया हो तो यहाँ पे अगर माइनस में है तो इसको प्लस वाली संख्या से गुणा कर दो। अर्थात आप ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे, a + √b से और a + √b से आपको गुणा करना होगा। और गुणा करना होगा तो यहाँ पे जब दोनों को गुणा करें तो देखो ये a + b यानी कि a + b का होल स्क्वायर होगा, a + b का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे
एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब हम बात करें किसको सोल्व भी करके दिखाओ, ये तो मैंने बताया कि कैसे आया। अब इसका आंसर देंगे। इसका आंसर देने के लिए करना क्या है, 2 प्लस रूट 3 का आपको क्या करना है, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करना है, और उसके बाद इन दोनों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो आपको 2 का स्क्वायर करो, माइनस आपको रूट 3 का भी स्क्वायर करना है। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि ए स्क्वायर इसका क्या होता है, ए प्लस बी का। तो इसको मैं खोल के यहां पे लिख देता हूं भाई। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं आप, यहां पे आप इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहां पे इसको इस तरीके से लिखे तो 2 का, यहाँ पे ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3। कैसे आ रहा है, जो चीजें मैंने हर बिंदुओं को आपको पहले से लेके आ रहा हूं कि रूट 3 का स्क्वायर 3 ही क्यों आता है, पीछे वाले लेक्चर देखिए। उसके बाद 2ab में आपको करना क्या है, 2 गुणा रूट 3 आपको करना है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना होता है, ये रूट, ये इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3, दोनों का अंतर 1। ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, 4 और 3 7, तो 7 प्लस 2 का 2 से गुणा 4, 4 रूट 3, और उसके बाद में बटे में 1 था, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मान नहीं है कि 1 का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपका मान वैल्यू तो है लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन, 1 का भाग गुणा करे कुछ भी करे, जोड़ के अलावा, जोड़ और अंतर के अलावा और गुणा भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ ये चीज आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इसका डायरेक्टली आंसर लाएंगे। जब एग्जाम में इस तरीके से कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो इस रूप को देखने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको याद आना है, और याद आते आप इसको कर सकते हैं। टाइप 2 भी समझ में आ गई होगी, टाइप 2 समझ में आ गई। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का वर्ग व वर्गमूल। देखो बहुत ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं इसी क्लास में, ताकि आपको एक ही क्लास में अच्छी चीजें समझ में आए, ज्यादा आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि आपको तो पढ़ना तो वही चीजें हैं, एक में पढ़ेंगे और 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, पढ़ना तो वही है। आप इसको थोड़ा सा रोक के पढ़ लो, अगर बोर होते हो तो थोड़ा सा रुको, आराम से रुकने के बाद फिर वापस पढ़ लो, ठीक है। चलो, अपरिमेय संख्याओं का, देखो भाई क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग व वर्गमूल करना, अर्थात आपको समझना क्या है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना, और आपको ये रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर जो वर्ग होगा उसी को आपको वापस इस रूप में लाना। यहां से जब ये कटेगा तो वापस क्या बचेगा, ये इससे कटने के बाद में कटता क्यों है वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन a प्लस बी इसका मूल रूप हो जाएगा। मूल रूप यहां भी यही है ना, वो चीज आपको सिखाने वाला हूं। वर्ग यानी कि देखो आपने वर्ग जब पढ़ा तो a का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर कर दो, वही तो वर्ग है, और रूट कर दो उसका, उसी का जो करने के बाद, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4 का अगर वो करनी वाला चिन्ह लगाकर वर्गमूल करे तो 2 मूलमान निकला कि नहीं निकला। लेकिन जो किया था कि मैंने क्या किया था, 4 के लिए 2 का स्क्वायर किया, अब इसको मूल मान लाने के लिए मुझे वापस इसके ऊपर रूट लगाना है, तो इस रूट का मान होता है 1/2। जब तक इसमें घात नहीं कही गई ना तो 2 घात है, और 2 को वापस इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं, हम इस तरीके से लिखते हैं तो 1/2, और जब ये ब्रैकेट के अंदर बाहर गुणा होता है तो बचता क्या है, वही तो समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको हर बारीकी से वो बिंदु समझ में आए जो आपको जरूरी है, और हर बिंदु समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए यहां पे वही काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि रूट, देखो अंडर रूट पहले से लगा हुआ है, अंडर रूट पहले से लगा हुआ है, और आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि वो काम जो इसने बोला है अगर वो इस रूप में लिख के देगा तो भी आपको वर्गमूल के लिए रूट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको डायरेक्टली पहले से दिया और वर्गमूल कर रहा है तो इसमें लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आप देखो, अरे भाई तू कहाँ चला जाता है, हटाना भी तो पड़ेगा भाई। देखो अब वर्गमूल ज्ञात करें तो देखो इसको एक चीज, इसको एक दिमाग में एक इमेज की तरह लाना है और समझना है कि क्या लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये जो 5 प्लस 2 रूट 6 है, ये भाई मेरे इस रूप में लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसी को इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात मेरे पास जो आगे प्लस के बाद इधर वाली संख्या है 5, इधर वाली जो संख्या है ना 5,
वो 5 मेरे पास है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, और जो इधर वाली संख्या है ना वो 2ab की फॉर्म में है। ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो बहुत प्यारे तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। देखो यहां 5 को समझना क्या है, 5 को समझना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये पहले इसको इस तरीके से तोड़ लो ताकि आपको ए बी का मान पता चल जाए। ए बी का मान पता चल जाएगा तो इसमें ऐड करके देख लो, अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसको अब कैसे सीखेंगे, यहां मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहां, ठीक है, यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 2√6 तो 2√6 में 2ab का मान तो आपको दिख रहा है, 2 पहले से आ गया, ab हो सकता है √6, तो ab √6 हो सकता है। तो इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या भाई, इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? अरे मैंने सिखाया था करनी के नियम में, मैंने सिखाया था कि आपको जब रूट इस 6 को तोड़ना हो तो 3 और 2 के फॉर्म में, यानी n तो सेम आ जाएगी, और अंदर जो अभी मैंने नियम पढ़ाया इस तरीके से गुणा भाग का, तो मैंने सिखाया था कि na और nb और इसको आपको b, तो आप इसको गुणा करें तो a की घात आ जाएगी और बाहर अपने पास ab हो जाएगा, अर्थात a इंटू बी तो है √3, इसको जब वापस लिखेंगे तो 3 दूनी 6 और घात वैसे के वैसे आ जाएगी, करनी घात वैसे के वैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये रूप में दिया गया है, तो आपके पास ये तो क्या निकल के आया a, ये क्या निकल के आया b, और आपको मैंने सिखाया था यहाँ पे कि जब इसका वर्गमूल निकालना हो तो ये इससे कटेगा और बचेगा क्या a प्लस बी। तो आपको अब इसको इस यहां से इसको काटा तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि a प्लस बी क्या आ गया आपके पास, a प्लस बी, इस पूरे का a प्लस बी क्या आ गया √3 और √2, और √3 और √2 इसका अगर इस तरीके से आप लिखें और रूट लगाए तो रूट से इसको काटेगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा √3 प्लस √2। देखो बहुत प्यारे तरीके से एक अच्छा कंसेप्ट में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको हर बारीकी से बिंदु समझ में, हर उस तह तक जाया जाए कि ये कैसे आता है। अगर कैसे आता है समझ में आ रहा है तो सवाल भी आपको आता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने कुछ चीजों को यहां कुछ को वहां लिखा है तो वीडियो को रिपीट कर ले, हर चीज समझ में आएगी। अब इस वाले सवाल को सिखा देता हूं मैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक हो? ठीक है, देखो इसको समझने का प्रयास करना, और वीडियो अपने हाथ की बात है, जितना बार देख सकते हैं मन से आप पढ़ने के लिए उतनी बार देख सकते हैं, कोई चार्ज है नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने का क्या, ठीक है, सीखना भी है, ठीक है। तो देखो मैंने अभी सिखाया कि ये 12 है, जो 12 क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो दिया गया है वो 2ab के फॉर्म में। अब भाई यहाँ पे 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो पहले 2 निकालो। 2 कैसे निकालेंगे, तो 140 को आप किस किस रूप में लिख सकते हैं, तो आपको 2 इंटू क्या, आप इसको 70 में लिख सकते हैं, और आपको 2 इंटू 70 तो लिखना ही है भाई। ये 2 बाहर आना चाहिए क्योंकि 2ab में मैंने यहां देखा था कि 2 पहले से बाहर था। अब इसको 2 को बाहर लाने के लिए मेरे पास अंदर जो है उसमें 2 नहीं, मुझे 4 लाना है। 2 नहीं, मुझे क्या लाना है, 4 लाना है। तो मैं जब 2 मुझे बाहर चाहिए तो यहां मुझे 4 चाहिए होगा कि नहीं, यहां मुझे 4 चाहिए होगा, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, और इसको लिखूंगा तो 4 को कितनी बार गुणा करोगे 140, तो यानी कि 2 इसमें से और निकाल लो तो मेरे पास इसका आधा कितना हो जाएगा 35, यानी कि ये रूप मुझे मिल गया। और ये रूप क्या है, ये रूप था इस तरीके से a स्क्वायर प्लस बी, और इसमें क्या आता है बाहर लिखना है ना, ठीक है, a√b। वही काम करना है कि आपको यहां से बाहर निकालेंगे 2 को, तो देखो इधर समझना कि यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना √35, और √35 को अब आप ये 2ab के फॉर्म में आ गया, और 2ab के फॉर्म में आ गया तो 2, और इसको आप क्या तोड़ सकते हैं √7 इंटू √5। अरे भाई यहां से ही आंसर मिल गया, आगे चलने की जरूरत कहाँ है, यही आंसर हो गया कि a और b मुझे चाहिए और ये इसका वर्गमूल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √5। देखो इसको अब बताओ कि ये क्या सही है क्या, तो 7 का स्क्वायर करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना ये इसका मान, तो आप 7 का स्क्वायर करें तो 7, और 5 का √5 का स्क्वायर करें तो 5, तो 7 और 5 12 होगा कि नहीं होगा, √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, और करने के बाद कितना आएगा 7 प्लस 5 यानी कि 12। आपका सेटिस्फाइड है क्या आंसर? नहीं, यहां भी देख लो आपका आंसर क्या आया था √3 प्लस √2, और √3 प्लस √2 आया था, तो आप कह सकते हैं कि इसका जब वर्गमूल करे तो 3, इसका वर्गमूल करे तो 2, 3 और 2 5, यहाँ पे आया था कि नहीं आया था, आया था ना। हर बातों को बेहतरीन तरीके से सीखना है, हर चीजों को, तो यहां तक क्लियर है भाई। अब अगले वाले सवालों को आप भी बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। इस सवाल में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, बाकी ये तो अच्छे से हो जाएगा।
कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये मुझे इतना है, मुझे यहां से थोड़ा कम चाहिए। कम क्या चाहिए कि देखो ये तो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये था मेरे पास 2ab। तो यहां भाई मेरे पास मुझे तो 10 दिया गया बाहर, मुझे कितना चाहिए 5, यानी कि मैं 2 इंटू 5 लिखूं और 5 के बाद इसको रूट 3 लिख दूं। अब इसका सरल रूप मुझे करना है क्योंकि ये किसी का वर्गमूल है, तो वर्ग इसका करो, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 25 को 3 से अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा भाई 25 दिए 75। तो भाई मेरे ये तो हो गया ए, और अब मुझे कितना लाना है, यहाँ पे ये 75 है और मुझे यहाँ पे देखो अब मुझे यहाँ पे वापस ऐसा का ऐसा लाना है, तो मुझे 1 से गुणा कर देता हूं। अब यहाँ पे देखो मुझे छिंतर भी लाना है, छिंतर लाना है, तो ये ए हो गया मेरा, ये कितना हो गया ए, ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी। क्या मैं दोनों को हल करने के बाद छिंतर आता है कि नहीं आता है, तो यहां मेरे पास 75 का स्क्वायर करो, 75 का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर करो और ऐड करो, तो 75 का स्क्वायर 75 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई मेरे छिंतर आ गया। अर्थात अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सोल्व करने का प्रयास करें कि ये 75 था तो मेरे पास ये वाला है जो ए था। देखो मैं इसको ये सोल्व करके मैंने सिखाया था, अब इसका वापस यही तो रूप होगा, तो ए का मान हो जाएगा 5√3, क्योंकि वापस इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं। और उसके बाद में इसको इस रूप में लिखते हैं, उसके बाद हम ये एक हमारे पास है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये इसका a प्लस बी का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, अच्छे से आई होगी, ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट इस तरीके से डाला है कि यहाँ पे 21 है, जो देखो यहाँ पे 2 तो कहीं पे आपको निकलने ही नहीं दे रहा है, 2 कहां से लेके आएंगे, 2 नहीं है तो उसको गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ काट पीट के संख्या हटाई गई है, और हटाई गई है तो उसको लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दो रूट में, और अंदर भी ब्रैकेट में यहाँ लगाकर बटे लगाकर 2 से गुणा कर दो, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे कट रहा है। लेकिन अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 माइनस यहाँ अंदर हो जाएगा 42, उसके बाद में बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ये आपको पता है कि अब आपको इस वाले का आंसर लेके आना, ये बाहर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से बाहर ले आते हैं इसको, 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद में ये जो बचेगा पूरा वो बचेगा 10 माइनस √42। √42 को अच्छे से निकाल सकते हैं कि नहीं। अब आप इसको कह सकते हैं कि भाई मेरे अंदर जो है यहाँ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये मेरे पास 2ab है, तो यहाँ भाई मेरे पास 2ab है तो 2 तो मेरे पास निकल गया, अंदर क्या बचा 21, और 21 को क्या मैं लिख सकता हूँ √7 इंटू √3, तो ये क्या हो सकता है कि नहीं, दोनों का गुणा करें, तो भाई क्या लिख रहा हूँ, देखो दोनों का गुणा करें तो यहाँ पे आपको पता है कि जब दोनों का गुणा करें तो √21 आएगा। अब इनको आप सॉल्व करके देख ले कि मेरे पास क्या ये वाला आता है क्या, तो बटे में 2 भी था भाई मेरे, कटेगा तो 5 आएगा, ये 10 है, देखो ये रूप है, ये है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जब इन दोनों का करें तो इसका स्क्वायर कितना 3, इसका स्क्वायर कितना 7, और 7 और 3 10, यानी कि 10 ये भी आ रहा है और आ रहा है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये तो बाहर बच ही रहा था हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा इसका फाइनल आंसर √7 प्लस √3 बटे में √2, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। अरे भाई उम्मीद है समझ में आया होगा, उम्मीद आपसे करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, नहीं आया तो वापस रिवर्स में इसको लीजिएगा, वापस देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं करणियों की तुलना, जो अपना आखिरी कंसेप्ट होगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इसके कंसेप्ट जो भी महत्वपूर्ण आपके परिणाम निकलते हैं वो चर्चा करेंगे, और उसके बाद अपना जो कंसेप्टों का जो करणीय और परिमेय है, जो अपने घातांक और करणीय है, वो खत्म हो जाएगा। और ये खत्म होने के बाद और एक बेहतरीन चैप्टर आपके सामने आएगा। चलिए बात कर लेते हैं करणियों की तुलना कैसे करते हैं। तुलना यानी कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, कौन सा अवरोही क्रम कौन सा आरोही क्रम है, अवरोही और आरोही कैसे याद करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला आपको करणियों का नियम है, यहां से सीखना भाई। जो करणियों का नियम है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे कहा गया कि 2 करणियों की अगर समान, देखो जब भी आपको करणियों की तुलना करनी हो ना, तो सबसे पहले करणी की जो करणी की घात है उसको समान करो, और जिस करणी को जो बड़ा है वही बड़ी हो जाएगी, और जो छोटी करणी जिसकी घात छोटी है वो छोटी हो जाएगी। तो कैसे इसको सोल्व करना है, यहाँ पे आपको जैसे मैं आपको सिखाने का प्रयास करूं कि यहाँ पे मेरे पास ये है और यहाँ पे मेरे पास ये है,
यहाँ मेरे पास देखो करणियों की घात समान है, तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा, अर्थात यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे बड़ा होगा ये, यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा भाई, ये होगा, और छोटा कौन सा होगा ये। एक और चीज सिखाने का प्रयास करूं कि यहाँ पे मेरे पास एक ये दिया गया है और एक मेरे पास ये दिया गया है। अब आपसे पूछो कि बताइए इसमें से छोटा कौन सा है, तो आपको पता है कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी इसको जब इसको 0 पॉइंट लिख दिया जाता तो छोटी बड़ी अपने आप पता लग जाता, लेकिन यहाँ पे अपने पास देखो करनी की घात समान है, और समान है तो जो छोटा है वो छोटा होगा और जो बड़ा है वो बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात, ये कंसेप्ट था, उसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपके पास करणियों की जो समान घात ना हो, और तो हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम उनकी करणीय घात को समान करना है, और समान करने के लिए सबसे पहले उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मीन, यानी कि अब लघुत्तम महत्तम लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है, तो वो आपको काम करना है और उसके बाद उसकी तुलना करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे इसकी घात ये है और इसकी घात मेरे पास ये है, ठीक है, अब मुझे बताइए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो थोड़ा तुलना करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी वाली कंडीशन में पहले जो करनी घात है कितनी है, 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है कितना आता है, 6, अर्थात इन दोनों की करनी घात कितनी कितनी कर दें, √3 की घात भी 6 कर दो और √2 की घात भी कितनी कर दो, 6 कर दो, तो आपके पास अब जो बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा, यानी 6 जो ये है वो बड़ा और ये जो है वो छोटा होगा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी आपको। उम्मीद के बाद अब जो इसके कुछ सवाल है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को अच्छे तरीके से वापस रिवर्स मिलेंगे। देखो ये है और ये है, इसमें आपको पता है कि कौन सी छोटी है, लेकिन छोटी का पता कैसे चले, तो आपको क्योंकि करणियों की जो घात है वो समान नहीं है, अगर समान होती, अगर मान लो ये भी 4 होती तो सीधा सीधा आपका ये बड़ा हो जाता, लेकिन आपके पास ये वाली जो है वो क्या है, ठीक है, ये वाली जो है वो आपके पास 3 है करने की घात और ये 4 है, तो आप क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आता है भाई 12 आता है, तो आप कहेंगे कि इसकी घात कितनी हो गई भाई 12 और √2, इसकी घात कितनी हो गई भाई 12, तो आपको क्या पूछा छोटी है, अरे भाई छोटी जो छोटा है वो छोटा ही होगा ना यहाँ, तो कि ये वाला छोटा हो जाएगा, तेरे को लेता हूँ वो क्या आता है, ये छोटा हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। इस वाले को भी समझ लो कि इसमें से छोटा बड़ा कौन सा है, तो देखो इसमें भी बहुत सारी घातें आ गई, अलग अलग घातें हैं, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है भाई, क्योंकि तीनों ही देखो ये तो भाज्य संख्या है और ये अभाज्य, लेकिन आपको पता है कि सारे फैक्टरों का जो गुणा है तो सबसे अधिक, जैसे 4 2 का अभाज्य संख्या का सबसे ज्यादा गुणा फैक्टर है, और बाकी 3 और 5 है तो सबको गुणा करेंगे वही तो इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम एसटीएफ और एलसीएम का भी चैप्टर लेके आने वाला बहुत जल्दी और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ। 3 चौके 12 और 12 पंजे 60, इसकी घात 60 कर दी। अब जब इसके साथ में 60 आएगा, इसके साथ में 60 और इसके साथ 60 और कौन से सबसे बड़ी है, तो यही भाई बड़ी होगी, यही भाई बड़ी होगी कि नहीं होगी, इतना सा काम करना है, बाकी चीजें खत्म। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझना है कि इसकी घात भी 60 हो गई, इसकी भी 60 हो गई, इसकी भी 60 हो गई, ये बड़ा हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ चले। यहां आपको एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है, और बनाने के लिए करना क्या है भाई, इसको सबको आपको करना क्या है, पहले देखो अच्छे तरीके से सीखना है कि आपको यहां पे इसको आप इस तरीके से लिख लो, पहले √3 माइनस √2, और अब इसको बटे में, इसको परिमेय इस संख्या में बदल लो। बदलने के बाद आप इसका परिमेयकरण कर दो, तो यहां आपको इस तरीके से गुणा करना है √3 प्लस √2, और बटे में यहां पे आपको फिर से √3 प्लस √2। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जब ये गुणा होके आएगा तो यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी है, अर्थात आपके पास ये देखो 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर तो 1 आएगा, ऊपर आएगा 1 और नीचे आपके ऐसे कैसे ये आ जाएगा। और इस तरीके से जो ये आया तो बाकी सभी भी ऐसे कैसे आते चले जाएंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए ये हो जाएगा 1/√4 प्लस √, उसके बाद में इसका भी क्या हो जाएगा भाई √5 प्लस √4, और अगला जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस √, अब आपको यहाँ पे विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, नोट करके ध्यान रखना कि आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी है
कि जो आपके पास नीचे हर जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, अर्थात सबसे बड़ा जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबकी करणीय समान है ना, तो सबकी करणीय समान है तो ये सबसे बड़ा है, सबकी करणीय समान है तो ये सबसे बड़ा है, और बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये देखो ये सबसे बड़ा, इससे छोटा, ये छोटा, और ये, और पूछा क्या है कि इसको घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो देखो क्या करना है कि ये बड़ा है तो ये सबसे छोटी होगी, ये इससे छोटी होगी, ये इससे छोटी होगी, और फिर उसके बाद ये सबसे बड़ी होगी। देखो क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, नोट आपको करना है कि जिसका हर बड़ा वो सबसे छोटा हो, जिसका हर सबसे बड़ा वह सबसे छोटी। ठीक है, तो यहां पे ये वाली चीज समझ में आ गई होगी आपको कि ये सबसे छोटी है, अर्थात घटते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, ये जो माइनस में दिया गया उसको वैसे वैसे लिखेंगे, तो सबसे जो आपके पास है ये हो जाएगा √2 - 1। फिर उसके बाद हमारे पास ये सबसे बड़ा क्रम है, उसके बाद ये हो जाएगा √3 - √2। उसके बाद इससे छोटा क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा √4 - √2। उसके बाद इससे जो छोटा होगा वो आपके हो जाएगा √5 - √4। देखो भाई, आपको घटते हुए क्रम में पूछा सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछता तो आप क्या बताते, आप ये वाला बताते और ये वाला बताते, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहां तक कि आपको क्लास है जिसको मैंने एक एनर्जी भरपूर एनर्जी के साथ देने का प्रयास किया है। आगे भी इससे बेहतर मैं क्लास आपके लिए लेके आऊंगा और बेहतर कंसेप्ट में आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन आपका जो प्यार है वो हमें पूरा पूरा दिखाई देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना चाहिए। करेंगे आप, ये उम्मीद है आपसे, और अधिक अधिक लोगों को इसको आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।